नमस्कार। प्रोग्रामिंग की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जावा के एक बहुत ही फंडामेंटल लेकिन उतने ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, एरेज। तो चलिए इस जरूरी टॉपिक को मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना, तो हमें अक्सर बहुत सारे डेटा को मैनेज करना पड़ता है और यहीं से प्रोग्रामिंग की एक बहुत बड़ी चुनौती शुरू होती है। इस चुनौती को समझने के लिए चलिए एक सिनारियो सोचते हैं। मान लीजिए कि एक स्कूल में 1000 छात्र हैं और हमें उन सबके मार्क्स को अपने प्रोग्राम में स्टोर करना है। ये कैसे किया जाएगा? तो एक तरीका तो दिमाग में यह आ सकता है कि हर छात्र के लिए एक अलग वेरिएबल बना लिया जाए। मतलब इंट मार्क्स 1, फिर मार्क्स 2, फिर मार्क्स 3 और ऐसा 1000 बार। लेकिन जैसा कि आप देख ही सकते हैं, ये तरीका बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। सोचकर देखिए, अगर इन सबका एवरेज निकालना हो तो आपको 1000 वेरिएबल्स को अलग अलग एक्सेस करना होगा। ये तो कोड को मैनेज करने के लिहाज से एक नाइटमेयर है ना? तो फिर इस बड़ी सी प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? यहीं पर एरेज एक हीरो की तरह एंट्री लेते हैं। एरेज हमें इस तरह के डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट तरीके से संभालने की पावर देते हैं। अब देखते हैं कि आखिर ये काम करते कैसे हैं। तो आखिर एरे है क्या? टेक्निकली एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो एक ही टाइप के एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड साइज सिक्वेंशियल कलेक्शन में स्टोर करता है। अगर आसान भाषा में बोलें तो ये एक ही तरह की चीजों को एक साथ रखने वाला एक ऑर्गेनाइज्ड कंटेनर है, जहां हर चीज अपनी जगह पर एक तरतीब से रखी होती है। इस कॉन्सेप्ट को और सरल बनाने के लिए ये एनालॉजी बहुत काम की है। एक सिंगल डायमेंशनल अरे को लोगों की एक लाइन की तरह इमेजिन कीजिए, बस एक सीधी कतार जहां हर व्यक्ति एक के बाद एक खड़ा है। ये विजुअलाइजेशन अरेज को समझने में काफी मदद करता है। ठीक है, तो एक अरे बनाया कैसे जाता है? इसके बेसिकली 2 स्टेप्स होते हैं। पहला, हम अरे को डिक्लेयर करते हैं जैसा स्टेप 1 में है, टाइप अरे नेम सेमीकोलन। इससे कंपाइलर को पता चल जाता है कि इस नाम का एक अरे वेरिएबल है। दूसरा, हम उसके लिए मेमोरी में जगह बनाते हैं, अरे नेम इज इक्वल टू न्यू टाइप साइज। और हाँ, जैसा स्टेप 3 दिखाता है, हम इन दोनों कामों को एक ही लाइन में भी कर सकते हैं और सच कहूं तो यही सबसे कॉमन तरीका है। और मान लीजिए कि हमें पहले से ही पता है कि एरे में क्या वैल्यूज डालनी है, तो हम उसे डिक्लेयर करते समय ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, कुछ इस तरह। int scores array is equal to 98, 87, 92, 79, 85। इससे कोड छोटा और पढ़ने में भी काफी आसान हो जाता है। बहुत बढ़िया, हमने एरे बनाना तो सीख लिया। अब अगला सवाल क्या है कि एक बार डेटा स्टोर हो गया तो उसे वापस निकालना कैसे है, यानी एक्सेस कैसे करना है। और यहाँ आता है एरेज का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम। इसे गोल्डन रूल समझिए, इसे हमेशा याद रखना है। एरेज में गिनती 1 से नहीं बल्कि 0 से शुरू होती है। इस गिनती को इंडेक्सिंग कहते हैं। तो एरे का जो पहला एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पर होता है, दूसरा एलिमेंट इंडेक्स 1 पर, और ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये हमारे स्कोर्स एरे को विजुअली दिखा रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि वैल्यू 98 जो है वो इंडेक्स 0 पर है, 87 इंडेक्स 1 पर, और जो आखिरी वैल्यू है 85 वो इंडेक्स 4 पर है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन जीरो इंडेक्सिंग के कॉन्सेप्ट को दिमाग में एकदम पक्का कर देता है। चलिए, अब तक जो समझा है उसे टेस्ट करते हैं। हमारे स्कोर्स एरे में से अगर हमें तीसरा स्कोर निकालना हो, मतलब 92, तो हम उसे कैसे एक्सेस करेंगे? जरा जीरो इंडेक्सिंग के नियम को ध्यान में रखकर सोचिए। बिल्कुल सही, इंडेक्स 2 का इस्तेमाल करके, क्योंकि गिनती 0 से शुरू होती है। 0, 1, 2, तो तीसरा एलिमेंट हमें इंडेक्स 2 पर मिलेगा। तो कोड में स्कोर्स 2 लिखने पर हमें वैल्यू 92 मिल जाएगी। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, अब अगर हमें ये जानना हो कि अरे में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, तो इसके लिए जावा हमें एक बहुत आसान तरीका देता है, डॉट लेंथ प्रॉपर्टी। ध्यान दीजिए, ये कोई मेथड नहीं है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो हमारे स्कोर्स अरे के लिए स्कोर्स डॉट लेंथ हमें 5 देगा। और यहीं पर स्टूडेंट्स अक्सर एक छोटी सी गलती कर बैठते हैं, जिसे यहाँ साफ किया गया है। अरे की लेंथ के लिए हम माई अरे डॉट लेंथ यूज करते हैं, बिना पैरेंथेसिस के, जबकि स्ट्रिंग की लेंथ जानने के लिए माई स्ट्रिंग डॉट लेंथ पैरेंथेसिस के साथ मेथड का इस्तेमाल होता है। ये सिंटैक्स का छोटा सा फर्क बहुत मायने रखता है।
तो अभी तक हमने सिंगल डायमेंशनल एरेज की बात की जो एक सीधी लाइन की तरह है। लेकिन डेटा हमेशा इतना सिंपल नहीं होता, राइट? क्या होगा अगर हमारा डेटा एक टेबल या ग्रिड के फॉर्मेट में हो? यहीं पर हम एक और डायमेंशन जोड़ते हैं। 2 डायमेंशनल अरे को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अरेज का अरे मानना। इसे आप रोज और कॉलम्स वाली एक टेबल की तरह देख सकते हैं, जैसे हमारी मैथ्स की नोटबुक में मैट्रिक्स होता है या फिर एक स्प्रेडशीट। 2D अरे बनाने का सिंटैक्स भी मिलता जुलता ही है, बस अब हम 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और मेमोरी एलोकेट करते समय 2 साइज बताते हैं, पहला रोज के लिए और दूसरा कॉलम्स के लिए। तो इंट मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू इंट 3 4 का मतलब है एक ऐसा इंटीजर अरे बनाना जिसमें 3 रोज और 4 कॉलम्स होंगे। और 2D अरे के हर एलिमेंट तक पहुंचने के लिए हम नेस्टेड लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक लूप के अंदर दूसरा लूप। होता क्या है कि जो बाहर वाला लूप है वो एक एक करके रोज को चुनता है। मान लीजिए उसने पहली रो यानी रो 0 को चुना, फिर अंदर वाला लूप उस रो के हर कॉलम पर जाएगा, कॉलम 0 1 2 3। जब अंदर वाला लूप अपना काम पूरा कर लेगा तब जाकर बाहर वाला लूप अगली रो पर बढ़ेगा और ये प्रोसेस रिपीट होगी। चलिए, तो हमने अरेज के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अब सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं कि अरेज के फायदे क्या हैं और इनकी कुछ सीमाएं क्या हैं। अरेज के कई फायदे हैं। कोड छोटा रहता है, साइज रन टाइम पर तय हो सकता है, पर सबसे बड़ा फायदा है डायरेक्ट एक्सेस या रैंडम एक्सेस, क्योंकि अरे के सारे एलिमेंट्स मेमोरी में एक साथ लगातार स्टोर होते हैं। कंप्यूटर किसी भी एलिमेंट का एड्रेस उसके इंडेक्स से तुरंत कैलकुलेट कर सकता है। इसी वजह से स्कोर्स 999 को एक्सेस करना उतना ही फास्ट है जितना स्कोर्स 0 को। लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। एरेज होमोजीनियस होते हैं, मतलब आप एक इंटीजर एरे में स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते। और दूसरी बड़ी बात है कॉन्टिग्यूअस मेमोरी। एरे बनाने के लिए रैम में एक लगातार बिना टूटी हुई जगह चाहिए। अगर कोई बहुत बड़ा एरे बनाना है तो हो सकता है कि कंप्यूटर में टोटल मेमोरी तो खाली हो, लेकिन एक साथ उतनी बड़ी जगह खाली न मिले। तो एरेज एक ऑर्डर्ड लिस्ट में डेटा स्टोर करने के लिए शानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हमें डेटा को लिस्ट में नहीं बल्कि जटिल कनेक्शंस के रूप में स्टोर करना हो, जैसे एक सोशल नेटवर्क में कौन किसका दोस्त है, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? ये सवाल हमें प्रोग्रामिंग में डेटा स्ट्रक्चर्स की अगली और भी दिलचस्प दुनिया की तरफ ले जाता है।